जय हिंद दोस्तों। आज के एपिसोड में मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करूंगा। ये दोनों ऐसी महान विभूतियां हैं हमारे देश की जो ऐसी स्थिति में फंस गए और दोनों के बारे में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जो देश ने बहुत तरीके से छुपाई। तो मैं इसी दोनों कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूंगा और थोड़ा सा उनके इतिहास के बारे में बात करूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात शुरू करता हूं मैं उनके बचपन वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं शुरू करता हूं 1939 से। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस का इलेक्शन हुआ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हिसाब से, तो उनका और गांधी जी का आंकड़ा बराबर नहीं बैठता था। तो गांधी जी ने ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस को जो भी कैबिनेट बनेगी, उनके जो भी मंत्री वगैरह बनेंगे, वो सब गांधी जी से पूछ के बनेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा कि शायद ये मुझे बाहर निकालने का तरीका है, तो उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। वो अपनी प्रेसिडेंटशिप को कंटिन्यू नहीं किए। बाद में उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो जैसे वो गरम दल नरम दल टाइप चीज होती है, उस तरह का था कि वो चाहते थे कि हमको प्यार से ब्रिटिश से बात नहीं करनी है, हमको फोर्स से ब्रिटिश से बात करनी है। 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बोस ने ये सोचा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोगों को इस समय ब्रिटिशर से प्रेशर डाल के आजादी का डिमांड करना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा उसमें अलग थी। गांधी जी सोच रहे थे हम लोग ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स हैं, आज ब्रिटेन तकलीफ में है, तो हमको ब्रिटेन को हम लोगों को ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोगों को इस समय ब्रिटेन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस चक्कर के अंदर 1940 के करीब ब्रिटिश साम्राज्य ने बोस को अरेस्ट कर लिया। शुरू में उनको जेल में डाला, उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। हाउस अरेस्ट से बोस जो हैं वो चुपचाप वहां से भाग निकले और 1941 में वो पहले चले गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से उन्होंने कोशिश करी कि मैं सोवियत रशिया चले जाऊं, बट सोवियत रशिया में जाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिली, तो वो वहां से मुसोलिनी से मिलने के लिए इटली चले गए। वहां उसने मदद मांगी, बोस जी ने मदद मांगी मुसोलिनी से कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी दिलाने के लिए मदद कीजिए। मुसोलिनी ने मना कर दिया। तब वो वहां से हिटलर के पास पहुंचे, जर्मनी। हिटलर ने भी मना कर दिया, परंतु उन्होंने कहा कि तुम जापान चले जाओ और बोस को सबमरीन में जगह दी। तो जर्मन सबमरीन में वो वहां से निकले और जो ईस्ट का सी, शायद पैसिफिक ओशन है शायद, वहां पे उन्होंने अपने को जब जापानी सबमरीन में ट्रांसफर किया और वहां से वो जापान चले गए। अब एक प्रश्न आता है कि वो कम्युनिस्ट रशिया या फासिस्ट मुसोलिनी या डिक्टेटर जर्मनी, इनके पास वो क्यों गए? क्या बोस की खुद की विचारधारा थी कि वो इस तरीके के साम्राज्य को प्रेरणा देते हैं? वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा साम्राज्य हमारे देश में रहना चाहिए? लोगों ने ये कई तरह के प्रश्न किए हैं, लेकिन इसका केवल जवाब ये है, बोस का इस तरह का विचार कहीं भी नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि उनकी विचारधारा हमेशा ये थी कि हमको एक डेमोक्रेटिक साम्यवाद को डेफिनेशन यहां पे मैं ये कहूंगा कि बेनेवलेंट समाजवाद, जिसको साम्यवाद बोलते हैं। मतलब कम्युनिस्ट भी नहीं, डिक्टेटर भी नहीं, फासिज्म भी नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक हम तरीके से हम अपने देश को चलाएंगे, लेकिन समाजवाद तरीके से, सोशलिज्म तरीके से देश को चलाएंगे। तो बहरहाल वो वहां से निकले और जापान चले गए और जापान जाने के बाद उन्होंने कोशिश करी कि जापान से उनको मदद मिल जाए ब्रिटिश साम्राज्य से और अपने को आजादी मिलने के लिए। जापान तैयार हो गया। लोग ये भी पूछते हैं कि जापान के मन में कोई ऐसी इच्छा थी क्या कि वो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को आजाद दिलवा देंगे और फिर खुद भारत में आके राज्य कर लेंगे? ऐसा कहीं भी किसी भी ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं उसमें ऐसा कहीं भी नहीं था। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उनका ऐसा सोच था।
जापान ने क्या किया कि आजाद हिंद फौज, सबने आजाद हिंद फौज का नाम सुना हुआ है। आजाद हिंद फौज की जो बनाना हुआ, उनकी जो सब लोगों को इकट्ठा करके फौज में शामिल करना हुआ, इसमें जापान ने बहुत हेल्प किया। हुआ क्या, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय सोल्जर्स रखे हुए थे फिलीपींस में और सिंगापुर में और मलय में, मलय मतलब जो आज का मलेशिया है, उस एरिया में बहुत सारे भारतीय सैनिक रखे हुए थे। परंतु सारे को सारों को, ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों को जापान ने हरा दिया, तो वो सारे के सारे जापान के प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। जब वो जापान के प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए तो नेताजी को जापान ने उन सब को रिहा कर दिया, बोले इनसे आप आजाद हिंद फौज बनाइए। 60,000 सैनिक आजाद हिंद फौज के नेताजी ने इकट्ठे किए, फौज बनाई और उस फौज से वो कोशिश करी उन्होंने कि हम भारत को आजाद कैसे कराएंगे। उन्होंने वहां पे आजाद हिंद गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश कर ली सिंगापुर के अंदर। आजाद हिंद गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश करके 9 देश थे, 9 देश थे जिन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन भी दे दिया। उसमें रशिया भी एक था, जापान, जर्मनी, क्रोशिया, चाइना, बर्मा, फिलीपींस, ऐसे 9 देश थे। उन्होंने उसको देश का जरिया भी दे दिया। जय हिंद का नारा सबने सुना होगा। हम लोग सब अपने जब आवाज लगाते हैं बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए दिया था। दूसरा कौन सा नारा था, सबने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोस का बहुत अच्छा नारा था, लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि चलो राष्ट्र के लिए लड़ाई करें। तीसरा क्या था, सबने गाना सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। ये गाना सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए प्रेरणा देने के लिए बनाया था। तो ये जो 3 थे, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी आजाद हिंद फौज के लोगों को। बोस ने आजाद हिंद फौज को लेके नॉर्थ ईस्ट एरिया में, पूर्वोत्तर राज्यों में, उस समय इम्फाल था, मणिपुर था, कोहिमा था, यहां पे उन्होंने हमला किया कि यहां से हम लोग अंदर घुसेंगे और अंदर घुस के धीरे 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 ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर कब्जा करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करेंगे। मणिपुर में तो भारत का झंडा भी उन्होंने लहरा दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उनके रसद, खाने का और एमुनिशन की रसद, दोनों खत्म से होने लग गए थे। आजाद हिंद फौज के 2 सीनियर फौजी ऑफिसर्स वो वहां से डिफेक्ट कर गए। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई आजाद हिंद फौज के लिए और सुभाष चंद्र बोस के लिए और भारत देश के लिए। उन्होंने डिफेक्ट किया, ब्रिटिशर्स से जाके मिल गए। ब्रिटिशर्स की सोच ये हो रही थी कि हम लोगों को अब तो सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करके हम यहां से निकलते हैं। बस जैसे ही आजाद हिंद फौज के 2 ऑफिसर्स आए और उन्होंने बताया कि रसद खत्म हो रही है, ब्रिटिशर्स जो है वो हावी हो गए और उन्होंने वहां से आजाद हिंद फौज को खदेड़ दिया। वहां से आजाद हिंद फौज की डिफीट हो गई। जापान भी, ये 1944 का वाकया है। उस समय जापान की हालत भी बहुत खराब हो रखी थी। करीब अगस्त 1945 में जापान की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि वो लोग सोच रहे थे कि अब हम सरेंडर कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली 6 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने एटम बम फेंक दिया। जापान के ये 2 शहर और वहां के हजारों लोग बुरी तरह से नष्ट हो गए। जापान का जो भी स्वाभिमान था वो खत्म हो गया और 15 अगस्त को उन्होंने सरेंडर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त को 1945 साइगोन जो आज होचिमिन सिटी है, होचिमिन सिटी से निकले हवाई जहाज में। वो जापान जाना चाह रहे थे और कि वो सोच रहे थे कि जापान में जाके वहां के रूलर से बात करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। क्या सच में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई? ऐसा लगता है कि ये झूठ है। सुभाष चंद्र बोस ने ये झूठ जान के
जापान से मिलकर फैलाया था, क्योंकि वो वहां से सोवियत रसिया भाग जाना चाहते थे। इसके तथ्य इस तरह से मिलते हैं कि 1946 में नेहरू जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट बन चुके थे, जो भावी में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, स्टालिन ने, ऐसा कहा जाता है कि स्टालिन ने एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू को कि सुभाष चंद्र बोस रशिया में हैं, क्या करना है। नेहरू ने उसका जवाब नहीं दिया। नेहरू ने उस चिट्ठी को अपना नोट बना के ब्रिटिश साम्राज्य को फॉरवर्ड कर दिया कि उनको क्या करना है। ब्रिटिश साम्राज्य ने रशिया को क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, पर इसकी ये क्लियर होता है कि बोस की 45 में मृत्यु नहीं हुई थी। ये किसने बताया? श्यामलाल जैन, जो नेहरू के टाइपिस्ट थे, जिन्होंने इस चिट्ठी को टाइप किया था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे नेहरू के पास चिट्ठी आई थी। दूसरा, 1947 में आजादी मिलने के पहले गांधी जी पवित्र मोहन रॉय से मिलने जेल में गए। पवित्र मोहन रॉय कौन थे? पवित्र मोहन रॉय बोस के बहुत क्लोज एसोसिएट रहे थे, आजाद हिंद फौज में रहे थे, और उसकी वजह से वो जेल में थे। जब आईएनए के ट्रायल्स हुए थे, वहां से उनको जेल में डाला गया था। आईएनए के ट्रायल्स की बात मैं भी आगे बताऊंगा। तो गांधी जी ने ये कहा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि बोस को मृत्यु हुई है, बोस की मृत्यु हुई है। ये जरूर कहीं ना कहीं झूठ है, बोस ने ही झूठ फैलाया है और बोस वहां से रूस भाग गए हैं। तीसरा, विजय लक्ष्मी पंडित, ये आजादी के बाद रशिया में हमारे एम्बेसडर बन के गई। वहां पे उनको पता चला कि बोस जीवित हैं और रशिया में हैं, पर उनको बोस से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने ऐसा तक बोला कि मेरे पास ऐसा एक सत्य है जो अगर उजागर हो गया तो भारत में खलबली मच जाएगी। 1982 में एक आईबी ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर, रिटायर्ड थे, धर्मेंद्र गौड़। उन्होंने ये क्लेम किया कि जब एटली जो प्रधानमंत्री थे 1947 में, जब भारत को आजादी मिली थी, वो जब 1956 या 55 में जब भारत आए तो उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद से बात करी थी। डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर संपूर्णानंद, उनसे बात करी थी। उनको बताया था कि उनको विश्वास नहीं है कि बोस की मृत्यु हो चुकी है। ये एटली के मुंह से सुना है। और अगली बात, नेहरू हमेशा बोस की फैमिली के ऊपर स्पाई करते थे। स्पाइंग क्यों करते थे? अगर बोस की मृत्यु हो चुकी है तो स्पाइंग करने की कोई दरकार नहीं है। उसके बाद भी बोस की फैमिली के ऊपर स्पाइंग 66-67 तक होती रही, और उसके बाद जाके वो स्पाइंग बंद हुई। जितने भी सरकार को कोई लीड मिलते थे, जैसे मैं आपको आगे गुमनामी बाबा के बारे में बात बताऊंगा, परंतु ऐसे कई लीड मिले कि फलाने बाबा बोस हैं, फलाने बाबा बोस हैं, ढिकाने बाबा बोस हैं। हमेशा सरकार की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी वहां जाके इन्वेस्टिगेट करते थे, क्या सच में ये बोस हैं। क्यों करते थे? केवल इसलिए करते थे कि उनको मालूम था कि 45 में बोस की मृत्यु नहीं हुई है। श्यामलाल जैन, जिसके बारे में मैंने अभी पहले बताया है, जो उनके टाइपिस्ट थे। खोसला कमीशन के बारे में मैं आगे बात करूंगा। खोसला कमीशन में उन्होंने अपना ओथ के ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि वो और उनके बेटे 1967 में बोस से मुलाकात किए थे। अब थोड़ा सा हट के मैं ये बात बताता हूं कि ये सब किस्सा क्यों हो रहा था। भारत को आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया था बोस की मृत्यु के बाद कि सारी की सारी आजादी कांग्रेस ने और गांधी ने, इन्होंने दिलाई। जैसे बोलते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। नॉन वायलेंस से गांधी ने आजादी दिलाई थी। एटली जब 56 में आए थे भारत, वो जब पहुंचे कलकत्ता, कलकत्ते में जो गवर्नर थे, गवर्नर ने पूछा कि आपने आजादी किस बेसिस पे दी? तो उन्होंने कहा,
गांधी का रोल मिनिमल था। उन्होंने स्पेल किया MINIMAL, मिनिमल। ये एटली के शब्द हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? बोले जी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, उसकी वजह से हमको ये आजादी देनी पड़ी, क्योंकि हम समझ गए थे कि अब हम भारत में रुक नहीं सकते हैं। इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ। 1946 में जब आजाद हिंद फौज हार गई, तो वहां से बहुत से आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को कैप्चर करके भारत में लाया गया। भारत में लाने के बाद वहां पे जो ऑफिसर्स थे, उनको उनका ट्रायल किया। ये लाल किले के अंदर ट्रायल हुआ था। दिल्ली में जो लाल किला है, लाल किले के अंदर ट्रायल हुआ था। उस ट्रायल के अंदर कई ऑफिसर्स को फांसी की सजा हुई, कई ऑफिसर्स को जेल दिया गया। तो जितने भी भारत के अंदर नेवी थी, नेवल फोर्सेस, उन सब रिवोल्ट हो गया। शुरू हुआ बंबई से, लेकिन पूरे भारत में फैल गया। बंबई से, कराची से, कलकत्ते से, जितने भी पोर्ट से जहां भी नेवी थी, वहां पे ये रिबेलियन हो गया। सब ने मना कर दिया कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, आजाद हिंद फौज के फौजियों को आपको छोड़ना पड़ेगा। या कराची के अंदर तो इतनी बुरी तरह से रिबेलियन हुआ कि कराची में गुरखा रेजिमेंट की भी वहां पे एक फोर्स थी। ब्रिटिशर्स ने गुरखा रेजिमेंट को बोला, आप कराची के जो नेवल फोर्सेस हैं उनके ऊपर फायर करो। गुरखा रेजिमेंट ने मना कर दिया। गुरखा रेजिमेंट ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? अपने समझें इस बात को। ये यही गुरखा रेजिमेंट थी जो 1919 में ब्रिटिश के ऑर्डर पे जलियांवाला बाग के जितने भी लोग थे, इनोसेंट लोग थे, उनके ऊपर फायर किया था। यही गुरखा रेजिमेंट। और वही गुरखा रेजिमेंट ने 1946 में नेवी के ऊपर फायर करने से मना कर दिया। क्या ये इतने वर्षों में, 25 वर्षों में, ये क्या डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया? पहला, गांधी ने जो अवेयरनेस क्रिएट करी लोगों के बीच में, उसका ये फायदा था। दूसरा, आजाद हिंद फौज जो बोस ने क्रिएट करी, उसकी वजह से जो लोगों के अंदर एक प्रेरणा हुई कि अब हमको आजादी चाहिए, उसकी वजह से गुरखा रेजिमेंट ने फायर करना बंद कर दिया। हमें आजादी चाहिए, हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। ये इसकी वजह से ब्रिटिश लोग घबरा गए कि कहां कहां रिबेलियन हो जाएगा, कहां कहां हम फंस जाएंगे, इसलिए बेटर है यहां से निकलो। अब पॉइंट ये आता है कि गांधी और बोस के अंदर 36 का आंकड़ा था। यही आंकड़ा अगर बढ़िया हो जाता तो भारत को आजादी शायद बहुत पहले मिल जाती। गांधी नरम दल, बोस गरम दल, और दोनों को मिल के, तो बोस को भागना नहीं पड़ता, और मिल के ये आजादी हम लोग ले सकते थे। उस समय जो भी तरीका निकलता। सब लोगों ने वो राम जी की कहानी सुनी है, धनुष भंग की। धनुष भंग के टाइम पे परशुराम जी वहां पहुंच गए थे। सबको ये कहानी मालूम है ना? परशुराम जी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, मैं जिसने भी धनुष तोड़ा मैं उसको मार डालूंगा। राम जी बोले, मैंने तोड़ा है। लक्ष्मण गर्म हो गए, राम जी फिर ठंडे हो गए, लक्ष्मण जी फिर गर्म हो गए, राम जी फिर ठंडे हो गए, और अल्टीमेटली परशुराम जी को वहां से निकलना पड़ा। नरम दल गरम दल, ये तरीका अगर हम लोग उस समय अपनाते तो शायद हमको जल्दी आजादी मिल जाती। तो ये हमारा है पोजीशन। अब हमारे बोस के नैरेटिव्स क्या हैं कि कहां बोस को एक्चुअली हुआ क्या। एक नैरेटिव तो ये है जो मैंने आपको बताई दिया कि उनकी मृत्यु हो गई 1945 में। दूसरा नैरेटिव है, बोस भाग के रशिया चले गए और रशिया में उनको स्टालिन ने पकड़ के साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया में उनको कैद कर लिया गया, वहां पे बोस की मृत्यु हो गई। तीसरा नैरेटिव क्या है? तीसरा नैरेटिव ये है कि बोस जो थे वो रशिया में जीवित थे, रशियन गवर्नमेंट उनके साथ बहुत खुश थी, और उन्होंने वहां पे उनको बहुत अच्छे से रखा, और बोस रशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। अगला नैरेटिव क्या है? बोस वहां से चाइना चले गए थे। चाइना चले जाने के बाद वो तिब्बत होते हुए भारत आ गए थे। इसकी टाइमलाइन क्या है इसके बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन इस तरह का एक नैरेटिव है। भारत के अंदर जब बोस आए
तो वो गुमनाम तरीके से यहाँ रहना चाहते थे। और एक गुमनामी बाबा जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि गुमनामी बाबा जो थे शायद वो बोस थे क्या। सरकार ने कई कमीशंस क्रिएट किए। पहला कमीशन शाहनवाज कमीशन नेहरू ने किया कि बोस की मृत्यु 1945 में हुई थी क्या, कैसे हुई थी, ये नहीं थी कि हुई थी क्या, कैसे हुई थी। शाहनवाज जो थे वो थे बोस के ही बहुत सीनियर ऑफिसर थे आजाद हिंद फौज में। तो एक तो उनको ले लिया, उनके साथ दो व्यक्ति और ले लिए, शाहनवाज को और दूसरे एक और व्यक्ति को उन्होंने खरीद लिया कि वो नरेशन देंगे जो हम चाहेंगे। तीसरे थे सुरेश बोस। सुरेश बोस सुभाष चंद्र बोस जी के छोटे भाई थे। सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने कहा बोस की मृत्यु 1945 में हो गई थी। सुरेश बोस ने मना कर दिया, बोले ये रिपोर्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। उन्होंने अपनी अलग रिटर्न रिपोर्ट दी कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो रशिया चले गए थे। शाहनवाज की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा गया, सुरेश बोस की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में नहीं रखा गया। अगली कमीशन थी जस्टिस खोसला कमीशन। जस्टिस खोसला कमीशन 1969 में इंदिरा गांधी ने बैठाई थी। वो भी एक शैम था। उसने भी फाइनली यही कह दिया कि बोस की मृत्यु 1945 में हो गई थी। कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। 2016 में एक कमीशन बैठाया गया, जस्टिस सहाय कमीशन। जस्टिस सहाय कमीशन ने भी इसी तरह से उसको शैम कर दिया। उसमें उनको कहा था कि गुमनामी बाबा क्या बोस हैं, उन्होंने कह दिया गुमनामी बाबा बोस नहीं है। अब मैं आता हूं जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जो 1999 में उनको फॉर्म किया गया था करने के लिए कि क्या गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब गुमनामी बाबा की डेथ हुई 1986 में, तो उनके कमरे से बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले। उनकी खुद की हैंडराइटिंग के रिकॉर्ड्स मिले, उनके खुद के लिखे हुए पत्र मिले, और सुभाष चंद्र बोस के जो लिखे हुए पत्र थे पुराने, वो पत्र अलग से उन्होंने इकट्ठे किए। दोनों का कंपैरिजन किया गया हैंडराइटिंग से, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स से, और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बताया कि बताओ ये दोनों व्यक्ति एक है कि अलग है। अब एक तो इन्होंने 2 सरकारी लैब्स में इसको भेजा और दूसरा इन्होंने 2 प्राइवेट लैब्स में भेजा। सरकारी लैब्स में अनफॉर्चुनेटली बड़ी सरसरी तरीके से उन्होंने कह दिया कि ये दोनों अलग अलग हैं, सेम व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट लैब्स थी 2, एक फॉरेन लैब थी, एक भारतीय लैब थी, उन्होंने बड़े डिटेल में एक एक आइटम को लेके बहुत डिटेल में उसकी एनालिसिस करी और उन्होंने कहा कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। इसका मतलब प्राइवेट लैब ने जो है वो प्रॉपर स्टडी करी थी। दोनों व्यक्ति एक हैं, मतलब गुमनामी बाबा जो थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। परंतु क्योंकि गवर्नमेंट लैब ने इस तरीके का कंक्लूजन दिया था, जस्टिस मुखर्जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी कमीशन रिपोर्ट में लिखा कि गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं है। हाउएवर उन्होंने एक बाई चांस, 2010 की बात है ये, कहीं पे उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअली में मैं मानता हूं कि गुमनामी बाबा बोस ही थे। वो कन्वर्सेशन बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया तो मालूम चल गया कि जस्टिस मुखर्जी की ओपिनियन डिफरेंट है। उसके बाद 2 ऑथर हैं, अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष। उन्होंने एक किताब लिखी है कोनंड्रम मतलब बोस का रहस्य। उस किताब के ये ऑथर हैं। जस्टिस मुखर्जी ने उन लोगों से बातचीत करी, उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल पक्का है कि गुमनामी बाबा जो हैं वही बोस थे। तो ये सिचुएशन तो है कि हमारी सरकार ने बोस के सच्चाई को छिपाने के लिए भरसक कोशिश करी, परंतु वो मतलब एक तरह से ऑफिशियली देखा जाए तो वो सक्सीड भी हो गए, परंतु एक्चुअल में वो सक्सीड नहीं हुए। सच में बोस को हुआ क्या? बोस यहां से जापानी के हेल्प से रशिया पहुंच गए। रशिया में उनको सच में स्टालिन से बहुत हेल्प मिली, दोनों बहुत क्लोज थे। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में स्टालिन को हेल्प भी किया। 2 या 3 साल बाद वहां से वो चाइना चले गए। चाइना में मंचूरिया में उन्होंने चाइनीज के साथ काम किया। 2 या 3 साल चाइना में रहे, उसके बाद वो तिब्बत आ गए।
तिब्बत से फिर वो भारत, तिब्बत नेपाल के रूट से वो भारत में आ गए। अब वो ये जो पीरियड है इसकी श्योरिटी नहीं है कि वो 50s में भारत में कब आए, लेकिन ये उनका एक क्रोनोलॉजी बैठती है कि इस तरह से उनका हुआ। इसका एक चाइना का एक प्रूफ है कि उनके जो बड़े भाई थे शरत बोस और एक फॉरवर्ड ब्लॉक के सेक्रेटरी थे आर.एस. रुइकर। आर.एस. रुइकर जो है वो बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर हुआ करते थे 1939-40 में, जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया था। इन दोनों ने कहा कि बोस से मुलाकात हुई है। 1949 में उन्होंने ये कहा कि उनकी चाइना में मुलाकात हुई है बोस से। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, एक व्यक्ति थे मुथुरामलिंगम थेवर। मुथुरामलिंगम थेवर ये जो थे ये बहुत एक सम्माननीय व्यक्ति थे। अपने पार्लियामेंट में उनकी स्टैच्यू भी है। वो भी एक बहुत क्लोज एसोसिएट थे बोस, सुभाष बोस के, उनके आजादी के दिनों के, जब भी वो या तो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, हाँ शायद फॉरवर्ड ब्लॉक में ही थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के। वो भी बोले कि मेरी चाइना में बोस से जनवरी 1950 में मुलाकात हुई है। तो जो व्यक्ति इतना प्रोमिनेंट है, जिनकी स्टैच्यू पार्लियामेंट के अंदर है, वो अगर बोले कि बोस से मुलाकात हुई है तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अब गुमनामी बाबा के बारे में बात करता हूँ। गुमनामी बाबा जो थे उन्होंने अपने आप को रिवील क्यों नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। गुमनामी बाबा का डिटेल बहुत कुछ है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे कोनंड्रम किताब पढ़े, अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष की, बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने लिखा है कि गुमनामी बाबा बोस क्यों थे। तो मैं उसका डिटेल में अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मान के चलें कि 50s में वो आ गए। आने के बाद वो अपने को गुमनाम रखने के लिए जगह बदलते रहे। पहले वो मैनपुरी में आए, मैनपुरी से शुकोहाबाद, शुकोहाबाद से लखनऊ। लखनऊ में उनकी डॉक्टर संपूर्णानंद से मुलाकात हुई। वही डॉक्टर संपूर्णानंद जिनको एटली ने कहा था कि बोस की मृत्यु नहीं हुई है। डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने उनसे वहां पे मुलाकात भी हुई। मुलाकात करके उन्होंने बोस को कई दफा हेल्प भी किया कि लखनऊ में वो ठीक से रह पाए। फिर लखनऊ से वहां से वो निकल गए, लखनऊ से नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य जिसको आज हम नीमसर बोलते हैं, और नीमसर के बाद फिर कहीं चले गए। उसके बाद फाइनली वो फैजाबाद पहुंचे, जहां पे उनकी मृत्यु हुई। फैजाबाद जो अयोध्या के पास है, वहां पे फैजाबाद में राम भवन करके एक जगह है जहां पे उनकी फाइनली मृत्यु हुई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बोस ने अपने आप को रिवील क्यों नहीं किया, जब वो जानते थे कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं और वो भारत में आ गए हैं। अगर वो अपने आप को रिवील कर देते तो शायद भारत के पॉलिटिकल इतिहास का पूरा इतिहास ही बदल जाता। पहला, उनके मन में ये धारणा थी, सच है कि झूठ है मैं नहीं कह सकता, कि कांग्रेस गवर्नमेंट का एक पैक्ट था अंग्रेजों के साथ कि अगर बोस मिल जाएंगे तो उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य। इस डर से उन्होंने अपने आप को रिवील नहीं किया। दूसरा, नेहरू और बोस की शुरू से ही 36 का आंकड़ा था, और उसकी वजह, और नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। अगर वो अपने आप को रिवील करते तो या तो नेहरू उनको इम्पोस्टर बोल देते, या नेहरू उनको अरेस्ट कर लेते, या वो क्या करते उनको कुछ भी नहीं मालूम था। तो बोस का क्या फेट होता ये नहीं मालूम। दूसरा, धीरे धीरे 64 में नेहरू की मृत्यु हुई, तब तक क्या हुआ, भारत देश बोस को भूल चुका था। लिप सर्विस, हाँ सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े नेता, हमारे नेताजी, परंतु वैसे उनको भूल चुका था। बंगाल में जहां से बोस बिलोंग करते थे, जहां पे बोस का बहुत बड़ा बोलबाला था, वहां के लोग भी भूल गए थे। बोस की खुद की फैमिली, वो लोग, बहुत सारे लोग विश्वास करने लग गए थे कि बोस 1945 में मृत्यु हो गई है, और वो कांग्रेस के मेंबर भी बन गए थे। तो उनको ये भरोसा नहीं था कि उनके परिवार से उनको सपोर्ट मिलेगा। तो इन सारी वजहों से उन्होंने ये सोचा कि रिवील करना सही नहीं है, गुमनाम रह के मैं जो भी देश के लिए कर सकता हूं मैं करूंगा। तो उन्होंने जो भी कोशिश करी। बहरहाल ये बहुत बड़ा, सारी की सारी चीजें सीक्रेट हैं फाइल्स में, बोस को हुआ क्या।
परंतु हमारी सरकार से वो रिवील नहीं होता है। क्यों रिवील नहीं होता है, हमको किसी को नहीं मालूम। आज बोस को निकले हुए 1945 की अगर हम बात करें तो करीब-करीब 70 साल हो गए। उसके बाद भी उनको लगता है कि रिवील नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं कोई खोट है। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है कि भारत देश ने जो कंट्रोवर्सी छिपाई हुई। अब दूसरी बात मैं करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। क्यों मैं इनके साथ कंबाइन कर रहा हूँ कि इनकी भी मृत्यु के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री के अर्ली हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, केवल एक बात कहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री सत्य में बिलीव करते थे। नेहरू की कैबिनेट में वो रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वो रिजाइन कर दिए कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मैं रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी सोच है कि मेरी जिम्मेदारी है, मॉरल जिम्मेदारी मेरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए। लोगों ने ये सोचा कि ये छोटे से व्यक्ति हैं, बड़े वीक आदमी हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो तो जितने भी कांग्रेस के स्टालवार्ड्स हैं वो उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। परंतु शास्त्री जी बड़े स्ट्रांग व्यक्ति थे। उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे भारत को नेहरूवियन लेगेसी से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। भारत के अंदर फूड की बड़ी दिक्कत थी। लोगों को खाना ठीक से नहीं मिलता था। हम लोगों को गेहूं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। PL 480 स्कीम, जो मेरे साथ बड़ी उम्र के लोग जुड़े हैं उनको मालूम होगा। PL 480 स्कीम से अमेरिका से हम लोग गेहूं इंपोर्ट किया करते थे। हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, हमारी सेना के पास 1962 में जो भी हमारे साथ हुआ था वो केवल इसलिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जवान के ऊपर भी फोकस, किसान के ऊपर भी फोकस। सबको उन्होंने कहा भैया हफ्ते में 1 मील आप मिस कर दो, भूखे रहने से मर नहीं जाओगे, केवल 1 मील मिस कर दो। सारे देश ने शास्त्री जी की बात को कंप्लाई किया और उससे इतना गेहूं बचा या इतना ग्रेन्स बचा या इतना भोजन बचा कि उससे हमारा इंपोर्ट जो है बहुत कम हो गया। जितना हमारा नॉर्मली होता था उससे बहुत कम हो गया। उसी तरह से जो भी पैसा बचा, कुछ अस्त्र शस्त्र जो भी हम खरीद पाए हम लोगों ने खरीदने की कोशिश करी। 1965 में करीब नवंबर में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये सबको इस वॉर के बारे में सबको मालूम है, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन 15 दिन का वॉर था, शायद 15 दिन या 18 दिन का वॉर था। उसमें भारत की सेना ने बहुत कुछ पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया। सीज फायर हो गया। सीज फायर के बाद यूएसएसआर ने सजेशन दिया कि आप लोग यहीं आ जाओ, हम लोग यहीं पे आपस में बातचीत करके और कहीं ना कोई निष्कर्ष निकाल देंगे कि आपस में कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। शास्त्री जी चले गए ताशकंद। ताशकंद में ये हुआ था। वहां पे समझौते में अनफॉर्चुनेटली जो भी कारण से, क्या प्रेशर से क्या नहीं थे वो तो अब मालूम भी नहीं चलेगा, शास्त्री जी ने जितनी भी जमीनें थी वो हम लोगों ने पाकिस्तान को वापस कर दी। जहाँ पे जो ओरिजिनल हमारा LOC था या पाकिस्तान का बॉर्डर था वहां पे हम लोग वापस आ गए। शास्त्री जी ने सोचा था कि जो भी सिचुएशन है मैं वापस आके अपने पार्लियामेंट को बताऊंगा, पर इत्तेफाक की बात ये कि वो रशिया से वापस नहीं आए। ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई, बड़ी संदिग्ध सिचुएशन थी। लोग बोलते हैं कि उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हो सकती है, या अगर हुई भी होगी तो अल्टीमेटली उनको जहर दिया गया। जहर के बाद हार्ट अटैक आया हो सकता है, ये संभव हो सकता है, परंतु उनको जहर दिया गया। क्यों, कैसे पता चले कि जहर दिया गया? सबसे पहले तो भारत ने मना कर दिया कि इनको पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, कैसे मृत्यु हुई ये पता करने के लिए पोस्टमार्टम करना चाहिए, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया। उनका शरीर जब भारत आया, शरीर को जब लेके आए घर, तो उनके परिवार वालों को दूर कर दिया गया कि आप इनको नहीं देखेंगे।
फाइनली जब परिवार वाले आए उनके पास तो उन्होंने देखा कि उनका सारा जो चेहरा था, सारा जो शरीर था, वो नीला और काला पड़ गया था। उनका सारा शरीर जो एकदम फूल गया था, जैसे ब्लोटेड हो जाता है, एकदम फूल गया था। बाद में लोगों ने पूछा, जो फोरेंसिक डॉक्टर से उनसे पूछा कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा जहर ही केवल एक कारण हो सकता है, काला शरीर जहर से पड़ेगा, और अगर इतनी जो बॉडी फूल जाती है, ये कई घंटों बाद फूलती है। ये तो कुछ ही घंटों में भारत पहुंच गए, ये बॉडी फूल नहीं सकती है, ये जहर से ही फूलेगी। उनके सारे कपड़ों में खून लगा था, सारे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं कट्स लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे? किसी ने सोचने की कोशिश नहीं करी कि ये कट्स क्यों लगे हुए थे। परिवार ने कहा इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, सरकार ने मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं होगा। क्यों मना कर दिया? आज तक किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों मना कर दिया। सरकार ने इंटरोगेशन तक नहीं किया। रशिया में जो उनके कुक थे, रशियन कुक ने लास्ट डे पे रशियन कुक ने खाना बनाया था, सरकार ने रशियन कुक का इंटरोगेशन भी नहीं किया। सरकार ने भारतीय जो उनका नौकर था, रामलाल नाम था शायद उसका, रामनाथ नाम का, उसको भी इंटरोगेशन नहीं किया कि क्या हुआ तुम्हारे हिसाब से। उनके जो डॉक्टर गए थे, डॉक्टर चुब पर्सनल डॉक्टर थे, उनको भी इंटरोगेशन नहीं किया गया कि ये क्या हुआ। कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, सब चुपचाप सब खत्म हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी जो हमारे देश में सरकार ने छुपाई। सरकार ने क्यों छुपाई ये आज तक किसी को नहीं मालूम। सुभाष चंद्र बोस, उनकी मृत्यु या उनका सच, शास्त्री जी की मृत्यु, कैसे मृत्यु हुई उनकी, क्यों हुई, इसका सच। दोस्तों, भारत का इतिहास हम सबको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम भारत का सच्चा इतिहास जानेंगे तो हमारी जो सोच है, हमारा जो आगे का विचार है, हम उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, उसको सही दिशा में लेके जाएंगे। और ये इतिहास जो जानना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। पिछली 2 कड़ियों में मैंने एक गांधी जी के बारे में कहा था, एक नेहरू जी के बारे में कहा था। अगली कड़ी में मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में बात करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैंने एक बृजमोहन जी सैनी हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको रिक्वेस्ट किया है, वो इसकी पूरी भूमिका बताएंगे। आजादी के पहले आरएसएस ने क्या किया। लोग बोलते हैं आरएसएस ने आजादी के लड़ाई में कुछ भी उनकी भूमिका नहीं थी। ये सच नहीं है, इसकी सच्चाई सामने लेके आएंगे। गांधी जी की मृत्यु के टाइम लोग बोलते हैं आरएसएस ने इसका षड्यंत्र रचा था। इसमें आरएसएस कहीं भी नहीं था इन्वॉल्व। और आजादी के बाद आरएसएस का क्या रोल रहा भारत के उत्थान में। अगली कड़ी 3 जनवरी, यही रविवार 4:30 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। ये हमारा भारत है, ये इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, और हम सबको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब मैं इस सेशन को बंद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब मेरे साथ जुड़े, और कोशिश कीजिएगा कि अगली कड़ी में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।